एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 मास्टर के बहाली, यानी हजारीबाग सदर ब्लॉक लगे, बगल में खेड़ेडाड़ी है, कटकम सांटी है, बगल किशोरगढ़ है, चुरचू है, डाड़ी है, यानी प्रत्येक ब्लॉक के हिस्से में 9 मास्टर बनना चाहिए। मेरे साथी सब तोहनी हजारीबाग के 16 ब्लॉक से आए हैं कि तोहर ब्लॉक में 9 मास्टर बन लो, तोहनी ब्लॉक में 9 मास्टर बन लो। विशुनगढ़ वाले माही पटेला कि 9 मास्टर तो ब्लॉक में है, चुरचू वाले दिनेश 9 चुरचू ब्लॉक में मास्टर बन लो, कटकम सांटी वाले ना बन, एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 मास्टर है, यानी और ब्लॉक में यदि 9 मास्टर ना बने यानी स्पष्ट नौकरी बचाएगी, वो नौकरी बड़ा दाम देके बचाएगी। आज कितना दुख के बात है, हमनी राज अलग भले 2000 में, हमनी से 14 साल लगभग 14 साल बाद आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बने, चूंकि तेलंगाना के भाषा भी तेलुगु है और आंध्र प्रदेश की भी भाषा तेलुगु है, वो भाषा के आधार पर नहीं, वो अपन प्रशासनिक व्यवस्था पिछड़ापन या फिर अन्य आधार पर उस राज्य के गठन में गए। तो उन्हीं की जानकारी होना चाहे, आज तेलंगाना जो झारखंड से लगभग 14 साल बाद बन रहा है, वो सेकेंड नंबर में जीडीपी ले रहा है। तेलंगाना राज्य जो 14 साल बाद झारखंड बना 14 साल बाद बन रहा है, आज सेकेंड नंबर है भारत देश के जीडीपी के मामले में। कहे न शासन में तेलंगाना के आदमी, प्रशासन में तेलंगाना के आदमी, अरे जहां तक पर नजर देतो तेलंगाना के आदमी है आज सेकेंड नंबर जीडीपी, आज सेकेंड नंबर जीडीपी तेलंगाना। 14 साल बाद झारखंड बना, 14 साल बाद तेलंगाना राज्य का गठन भले आंध्र प्रदेश के हिस्सा अलग करके आज सेकेंड नंबर में दे रहा है जीडीपी। ताकि शासन से प्रशासन तक भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के आधार पर तेलंगाना एक विशेष राज्य है और किसी भी प्रकार के बहाली में केवल और केवल तेलंगाना राज्य के निवासी का अधिकार मिलता है, यह स्पष्ट। लेकिन हमने क्या की परिस्थिति हो, जहां तक नजर उठेगे चपरासी से लेके कलेक्टर तक हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो, हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो। तो सोच सकल है कि आज के राज्य कैसे विकास करे। हर जगह कहीं भी चलिए, शिक्षक बहाली में चलिए, इंजीनियर के बहाली में चलिए, डॉक्टर के बहाली में चलिए, अरे कंपाउंडर के बहाली में चलिए और क्लर्क के बहाली में चलिए, हर जगह अगर बाहर के लोग बनता है तो अलग राज्य का है, अलग राज्य का निर्माण क्या करते हैं। यदि हमें सारा वैकेंसी बाहर के बेचना है, यदि सारा नौकरी बाहर के बेचना है, तो अलग राज्य के निर्माण का है। इतना बलिदान, इतना संघर्ष, इतना पाप, इतना त्याग, इतना जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना पुलिस के लाठी खाए बाद, इतना कपार फटल बाद, इतना शरीर में एक चांद छायल पहले जब पुलिस के लाठी बजा है, आखिर अलग राज्य का है बना। अलग राज्य है कदर बन रहा है कि हमनी के 12 लाख मजदूर बाहर फटे जीते, क्योंकि यहाँ जैसा कि हम देखे पाओ भीड़ में बगोदर ब्लॉक और विशुनगढ़ ब्लॉक के बहुत सारा अभिभावक और छात्र रहे हैं। तो उन्हीं की जानकारी होना चाहे, पूरे भारत देश में यदि सबसे ज्यादा पलायन कहीं है तो झारखंड के बगोदर और विशुनगढ़ ब्लॉक है। एक गिरिडीह जिला, एक हजारीबाग जिला कि यह दिन खाते अलग राज्य बन ले कि हमने मजदूर की संख्या बढ़ते, अलग राज्य की घटे बढ़े। साफ सबको बताइए कि अलग राज्य का गठन क्यों किया गया था? अधिकारी की संख्या बढ़ाने के लिए या मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए? अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए, अभियंताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वकीलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए अलग राज्य लिया था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, दिन प्रतिदिन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए आज जितने भी नौजवान, अभिभावक, माताएं, बहनें, महिलाएं इस मंच पर, इस बदलाव संकल्प सभा का ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान तक आई है, आज हमें संकल्प लेकर जाना होगा। इस राज्य में अगर बदलाव लाना है तो 24 हमारे लिए निर्णायक होगा, 24 हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान है।
अन्य राज्यों के लोग भी भारी संख्या में रहते हैं और चूंकि उन्हें ऐसा मीडिया के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से बात जाती है और उन्हें समझ में शायद नहीं आती है और ये उन्हें लगता है कि ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है। ये एक शोषण की लड़ाई है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में जितने भी यूपी बिहार से लोग आए हैं, मैं सीधा उन्हीं से संवाद करना चाहूंगा और कहने की बात है, भले वो यहाँ पर नहीं आए हैं लेकिन जोहार हजारीबाग, दैनिक खबर, 22 स्कोप और जो भी पंडित दीदी इनके माध्यम से घर में बैठे सुन ही लेंगे। चूंकि सामने अगर शेषर बात करें जितेंद्र को बोकारो वाले सुनेंगे, चूंकि हजारीबाग में यूपी बिहार की इमारतों की संख्या ज्यादा है और चूंकि अगर शेषर खड़ी होती है तो हम शेषर पे आधा घंटा बोलते हैं, अगर जिला पुलिस खड़ी होती तो हम जिला पुलिस से बात करते हैं। आज हम यूपी बिहार पे ही बात करेंगे क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते। हम अपना विचारधारा को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई यूपी बिहार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई भारी भीतरी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की लड़ाई। आज जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जाकर रह सकता है, फंस सकता है, अरे अच्छी बात है, लेकिन ये केवल झारखंड में ही क्यों? आज जितने भी यूपी बिहार के लोग, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और ब्यूरोक्रेट्स में उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, इसलिए साफ कहते हैं। आपके लोग बंगाल में भी है, हमें एक भी आंदोलन दिखाइए बंगाल की गलियों में जो अपनी भाषा और अपने अधिकार की बात किया। आपके लोग महाराष्ट्र में हैं और 1000 में नहीं लाख में है। आप बताइए कब अपने महाराष्ट्र में आंदोलन किया? आपके लोग तेलंगाना में है, आपके नहीं, हमारे लोग झारखंड के लोग भी हैं, तेलंगाना में, तमिलनाडु में है, केरल में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी राज्यों में है। बताइए मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई विभाजन की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई रोटी के अधिकार की है। मेरे जितने भी यूपी बिहार के भाइयों जिनको ये लगता है, बताइए बाकी राज्यों में आपका क्या स्टैंड है? बाकी राज्यों में आपका क्या अधिकार? अरे उतना छोड़िए, हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार के हैं, बिहार के ही है ना। हाल फिलहाल बड़का गांव गए थे और जयंत सिन्हा बगल में बेटा खड़ा था, जयंत सिन्हा जी के बगल में उनका बेटा खड़ा था और क्या बोला पता है? इस पुल का निर्माण हम नहीं कर पाए, मेरा बेटा करेगा। बप्पो सांसद, जयंतो सांसद, अगर बैठो अब सांसद की तैयारी। मेरे जितने यूपी बिहार के भाई जो आज यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, जो आज शासन से प्रशासन में यहाँ अपना प्रभुत्व बना के रखे हैं, अपना वर्चस्व बना के रखे हैं, आपके लोग महाराष्ट्र में भी है, एक मुखिया नहीं है आपका वहां, एक वार्ड पार्षद नहीं है आपका वहां। ये झारखंड है, एक तो उल्टा आपको झोली भाते रहने दिए, ठिकाना दिए और आज हम भी यहाँ दिखा के बात करते हैं कि भारत में कोई कहे है तो बताइए महाराष्ट्र में आपका कितना विधायक है? बताइए पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? बताइए। दिल्ली का बात मत कीजिए, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। तमिलनाडु में आपका कितना विधायक है? तेलंगाना में आपका कितना विधायक है? झारखंड में गिना देते हैं। जयंत सिन्हा विधायक का एमपी गिना रहे हैं, जयंत सिन्हा, संजय सेठ, सुनील सिंह, पीडी राव, पीएन सिंह, निशिकांत दुबे, कितना गिनाएंगे? कितना गिनाएंगे? तो इसलिए हम स्वीकार करते हैं, मैं खासकर मैं बिहार के तमाम जो भी लोग जिस पद पर हैं, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं। संवैधानिक दृष्टिकोण से आप हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि इसी भारत के संविधान के तहत हम लोग आपसे मदद किए हैं और ये मेरा संदेश क्योंकि लोग बिहारी झारखंडी करते हैं, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि याद रखिएगा झारखंड के बाद इससे बड़े बड़े दबंग नेता आएंगे, इस छोटी सी
तो फिर ये राज आपका कैसे? एक लाइन कर दीजिए। इसीलिए भगाने की लड़ाई नहीं है मेरे बिहार के भाइयों, ये भाई भाई में लड़ाई की बात नहीं है। ये बड़ा भाई जो हमको अधिकार छोटा भाई को दिया है, हम यही चाहते हैं कि वो जवानी नहीं, वास्तव में हमको अधिकार चाहिए। जो खेत जो हमारा 40% है, बिहार से जो हमें खेत मिला है 79,000 वर्ग किलोमीटर का हमारा खेत है। झारखंड में जो खेत मानते हैं, हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में खेत मिला है। हम उस खेत में जोतने का, कोड़ने का, काटने का और उस फसल को खाने का अधिकार मांगते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। इसलिए भारत को फैलाए, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं फैलाए कि हमारी बिक्री कर रहे हैं। आप आए हैं, बड़ा भाई को जिस प्रकार एक छोटा भाई अधिकार देता है, यदि मान के चलिए हमारी लुगाई छोटे भाई की पत्नी अगर तुम अपने मायके से ऐसा पिठा लेके आई तो बड़ा भाई को जरूर 2-4 को देते। तो ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ कंपनी है, आपको 25% की बात कर रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए। हमारे यहाँ जो सरकार की नौकरियां हैं, हम 10% खुला रख रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए। बिहारी को लेना है, बंगाली को लेना है लीजिए। हम यहाँ जो प्रशासनिक, जिसमें हमारे प्रशासन पुलिस के बड़े अधिकारी बनते हैं, जेपीएससी, हम वहां भी दे रहे हैं 75% हो, वहां भी 25% खुला रख रहे हैं। अरे बड़ा भाई को दे रहे हैं, नियम से देंगे ना। अब पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, और 10 को अगर ऐसा रोटी मिला तो 5 को देंगे क्या? हाथ देंगे क्या? अरे पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, ऐसा पिठा समझ रहे हैं आप? हाँ, ऐसा पिठा। यदि हमारे ससुराल से हमको 10 को ऐसा पिठा भेजा गया कि दमाद को दीजिए, तो 5-5 को नहीं बंटवारा होगा। बड़ा भाई को 1 को देंगे, 1.5 को देंगे, हार्डली 2 को देंगे कि नहीं? उसी प्रकार ये दिग्भ्रमित ना करें। बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम बिहार में नजर नहीं गड़ाते हैं। अच्छा, हमारे पुनः हम रिपीट करेंगे। आज हजारीबाग की बड़ी बड़ी इमारतें, जिसमें मुझे लगता है 90% बिहार, यूपी और अन्य राज्यों का बिल्डिंग है। हमको पटना में और लखनऊ में एक बिल्डिंग दिखाई है जो झारखंडी का। हमको बिहार की राजधानी पटना, यूपी का लखनऊ है, हमारे 1.5 साल से किताब नहीं खोले हैं। हम यूपी की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। हम देखना चाहते हैं कि झारखंडियों का कितना बड़ा फ्लैट है, नहीं ना है? तो ये अन्याय क्यों हमारे साथ ये अन्याय क्यों मेरे भाइयों? जब हमारे लोग महाराष्ट्र में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग पटना में, कलकत्ता में स्थापित नहीं हो पाए हैं, तो फिर बाकी लोग यहाँ स्थापित होना क्यों चाहते हैं? क्यों भाई? ये अन्याय है कि नहीं है? ये सरासर अन्याय है। ये सरासर एक इंसान के अधिकार को छीनने का अन्याय है। इसलिए आज मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ जितने लोग जैसा देख पा रहे हैं, कई हजार की संख्या में लोग जुटे हैं, मैं उनके माध्यम से आज इस विवाद का अंत चाहता हूँ। ये लड़ाई बाहरी बिजली की नहीं है, झारखंड हमारा है और इस पर पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ के नौकरियों में पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ के हर सुविधा में पहला अधिकार हमें मिले। बस ये इसकी लड़ाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, तमिलनाडु, मास्टर साहब नीचे बैठे हैं, दादा पत्रकारिता में है, शिखर दादा, इन के पास बहुत अच्छी जानकारी होगी। तमिलनाडु में ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते तमिलनाडु के जो मूल निवासी हैं, ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते हैं। बोलता है हम लोग को जरूरत ही नहीं है, मेरा स्टेट इतना डेवलपमेंट है। तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई बढ़िया राजनेता यदि इस राजधानी को संभाले, यदि बढ़िया ब्यूरोक्रेट इन दफ्तरों को संभाले, तो झारखंड में इतनी खनिज संपदा है कि हम लोग खुद इस्तेहार देंगे कि 3rd और 4th ग्रेड में 50% बंगाल, बिहार, यूपी को दे दिया। ये और नौकरी के लिए आपको जानकारी होना चाहिए मेरे साथियों। जैसा मुझे सूचना मिला है, तमिलनाडु में जो रेलवे का DEF लेवल का आता है, फॉर्म नहीं भरते हैं, क्योंकि वह स्टेट डेवलपमेंट स्टेट है, GDP देने वाला स्टेट है, वहां रोजगार का साधन है। तो सोच सकते
सकते हैं जब तमिलनाडु इतना डेवलपमेंट है, यदि झारखंड में अच्छी पॉलिसी बन जाए तो झारखंड स्वर्ग से वास्तव में सुंदर होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। हम लोग खुद बात करेंगे कि मेरा दो दोस्त इंस्टाग्राम के माध्यम से पटना में दोस्ती हुआ है, फेसबुक के माध्यम से 2-4 को बंगाली लोग से मेरा दोस्ती हो गया है। हम खुद फोन करेंगे कि मेरे राज्य में वैकेंसी आया है, तुम फॉर्म भरो, फिर भी हम कर लेंगे। लेकिन एक अच्छा लीडर नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिटिशियन नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिसी नहीं बनने के कारण आज हमारे राज्य की दुर्दशा है कि 40% खनिज देने वाला राज्य, 40% मेरे साथियों, 40% खनिज देने वाला राज्य आज भारत देश का निम्नतम राज्य बन गया है। शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, विस्थापन की बात करें, कुपोषण की बात करें, गरीबी की बात करें, हर तरह से ये सबसे निम्न पायदान पर खड़ा है, ऐसा राज्य बन गया। इसलिए आज बहुत सारे लोग कहते होंगे हमें कोई लीडर बनने का हम लोग का उद्देश्य नहीं था, लेकिन आप एक बात बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो भला राज्य के सर्वोच्च मंदिर विधानसभा से हो सकता है। माफ कीजिएगा, यहाँ जितने लोग आए हैं सबकी किसी न किसी धर्म पे आस्था है, हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं हम लाख इबादत पूजा पाठ कर लें, जो नीति नियम कानून से भला होगा वो कहीं से नहीं होगा। मेरे साथ में इस बात को याद रखिए। लाइव कर रहे हैं कैसे? यदि किसी चमत्कार से भला होता, यदि कोई मिरेकल, कोई चमत्कार होता, तो यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ राजनीति में नहीं आते हुए बहुत बड़े संत हैं, चमत्कार कर लेते। याद रखिए मेरे साथियों, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, वे राजनीति में नहीं आते, क्योंकि चमत्कार जैसा आधुनिक युग में शायद ही कुछ होता। 1% हो सकता है कि हमारी आयु कम है, हम लंबी बड़ी व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन इतना मानिए चमत्कार जैसा अगर कुछ होता विशेष तो माननीय योगीनाथ राजनीति में कदम नहीं रखते। मेरे साथियों, इस बात को कान खोलकर याद रखिएगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अगर कुछ भी उद्धार होगा नियम से होगा, कानून से होगा, विज्ञान के चमत्कार से होगा, आसमानी चमत्कार से कुछ नहीं होगा। मेरे साथियों, इसलिए हमें पॉलिटिक्स के लिए सोचना होगा, क्योंकि हम पॉलिटिक्स नहीं सोचते हैं। इसीलिए तो जयंत सिन्हा बोलता है बप्पो बोल लो, हमो बनो, बैठो। क्या गलत सोचता है, क्या गलत सोचता है? माननीय जयंत सिन्हा यदि सोच रहे हैं कि अपने बाद अपना बेटवा को सांसद बनाएंगे, तो कोना गलत ना सोचो ए मंडे, वो कुछ गलत ना सोचो, क्योंकि झारखंड के आदमी विधायक सांसद बने सोचबे नहीं करो। अब 2-4 को लड़का ले हो, बोलो एक चेहरा चमको, अरे तोड़ बीच के लगो, एकनी के परदेशी के एमपी स्वीकार कर ले, लेकिन झारखंड के आदमी तो हमें विरोध करे लगे हैं। हमने के आदमी की सोच लो न, साझे एक पोवा मिल जीते, हलवा मिल जीते, बस इतनी तो दुनिया है। देख दुनिया विधानसभा तक भेज, दुनिया लोकसभा तक भेज, तो पता चलता वास्तव में दुनिया कितना बड़ा। जो लोग भारी बिक्री की बात करते हैं, अरे गनीमत है ये झारखंड है। आज तक बताइए हमने कितने कलेक्टर को, कितने सुप्रिंटेंडेंट को, कितने मजिस्ट्रेट को ये कहा है कि आपका राज्य नहीं है, आप हमारी भाषा संस्कृति को नहीं जानते हैं, आप वापस चले जाइए। क्या हमने किसी को कहा है? नहीं कहा है। महाराष्ट्र में एक मामूली ऑटो ड्राइवर आंख में आंख डाल के एसपी को बोला था, डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो गेट लॉस्ट। एक मामूली टेम्पो ड्राइवर महाराष्ट्र में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला के पुलिस के मालिक एसपी से आंख मिला के कहता है कि यदि आप मराठी जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, घर निकलिए। ये झारखंड है, ये झारखंड है। इसीलिए तो पूजा सिंघल 25 करोड़, छवि रंजन, वीरेंद्र राम, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है। मेरे साथियों, ये झारखंड है जो आप यहाँ अरबों का घोटाला करते हैं, फिर भी लोग चुप
मामूली थाना प्रभारी को देख के पसीना आ जाता है। गनीमत कीजिए, जिस दिन ये लोग फिर से खड़ा हो जाएंगे, और इन्हें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता ये किसी का पूर्वज क्या करते थे। जब बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में, बैटल ऑफ बक्सर बिहार में 1757, 1764, जब अंग्रेजों ने बिहार में जाकर बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से, बंगाल में जाकर बैटल ऑफ प्लासी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के लोगों को उठा के पटक दिया था, उसी समय हम लोग ढाल पे जो चुहार पे जो करके अंग्रेजों को एक नंबर करवा दिए थे। इस बात को याद रखिएगा। समस्या ये है कि हम लोग अपने इतिहास को जानना नहीं चाहते हैं, अपने पूर्वजों के बलिदान को जानना नहीं चाहते हैं। ये हजारीबाग की धरती आंदोलन की धरती है। यही सबसे पहले सन 1925-27 के आसपास एक नारा लगा था, दिल्ली चलो। सबसे पहले नारा हजारीबाग में लगा है, याद कीजिएगा मेरे साथ। शायद वो 1925 था, मान के चलते ये 2023 आ गया है, 100 साल का समय आया है। आज फिर से हजारीबाग की माटी में नारा लग रहा है दिल्ली चलो का। लेकिन इस बार दिल्ली हम लोग भीड़ लेके नहीं जाएंगे, इस भीड़ में से एक एमपी चुनकर भेजेंगे। इस बात को हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन लोग झारखंड का मुद्दा को लेकर पॉलिटिक्स किया है, दिल्ली में क्या करेगा ना। दिल्ली में हम वही करेंगे जो चाइना से युद्ध हारने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंख से आंख डालकर राज्यसभा सांसद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कविता गाई थी कि रोक ले जिसको को यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग दे, मुझको लौटा दे गांधी गला, मुझको लौटा दे अर्जुन भीम भी। प्रधानमंत्री से आंख मिलाया था। जबकि मजे की बात है, राज्यसभा सांसद कांग्रेस की तरफ से थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, लेकिन फिर भी रामधारी सिंह दिनकर ने जरूरत किया था कि यदि आपको डर लगता है तो हमको युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है, हमको त्रिनेत्र खोलने वाले महाकाल को दीजिए और पूरे भारत में शंखनाद की घोषणा कीजिए। ये किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने रस्में रची लिखी है। तो ठीक उसी प्रकार यदि आपको लगता है कि हम लोकसभा में क्या करेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन के आए, केजरीवाल बन के आए, राहुल गांधी बन के आए, नीतीश बन के आए, बनर्जी ममता बन के आए, हमें दिक्कत नहीं है, कोई बन के आए, हम उनके आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे कि अडानी का पावर प्लांट यदि बिजली बांग्लादेश को जाना था तो गड्ढा में क्यों लगाया। हम उनसे आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे कि यही बूढ़ा घाट का रोंटा जब ये दूसरे राज्य में कंपनी खोलता है, वहां जीरो पोल्यूशन होता है, झारखंड में हमारा भाई लोग कैंसर से कैसे बड़ा प्रधानमंत्री उत्तर दिए। हम प्रधानमंत्री सवाल करेंगे कि एनटीपीसी का मतलब देश होता है क्या, अडानी का मतलब देश होता है क्या। यदि नहीं होता है तो एक एनटीपीसी के लिए, एक अडानी के लिए बड़का गांव में 1000 पुलिस फोर्स क्या कर रही है। अरे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने उतना अत्याचार नहीं किया है जितना भारत की कंपनी आज बड़का गांव में कर रही है। आज एनटीपीसी हो, मगध आम्रपाली हो, या फिर अन्य त्रिवेणी संगम हो, या वहां जो भी कंपनियां कोयला खोदने के लिए स्थापित है, आज इस प्रकार की अमानवीय काम कर रही है, आज जिस प्रकार झारखंड के लोगों के साथ शोषण कर रही है, पूरे ब्रह्मांड में इतना अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए आज यदि आपके मन में यह सवाल आता है कि ये लोग अब लोकसभा में क्या करेंगे, अरे हमारी पहली जरूरत लोकसभा में ही है, ताकि पूरी दुनिया को बताएंगे हमारी दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, हमारे साथ जुल्म क्या है, हमारे साथ अपमान क्या है, ये पूरी दुनिया को बताएंगे। और पूरी दुनिया को यदि बताना है तो हजारीबाग के गांधी मैदान से नहीं, गांधी के संसद से बताएंगे। गांधी मैदान से यदि बात रखेंगे तो कितने लोग सुनेंगे? 2 लाख सुनेंगे, 2 करोड़ सुनेंगे। हमें पूरी दुनिया को बताना है कि किस प्रकार झारखंड के साथ बेईमानी हो रही है। आने वाले दिनों में कर्णपुरा जो कोल ब्लॉक है, बड़का गांव के रेडारी और कुचचतरा का हिस्सा मिलाकर वहां 235 गांव स्थापित होंगे। हमारे पास विस्थापन नीति नहीं है, हमारे 235 गांव विस्थापित होंगे।
कच्चा जमीन नहीं गया है मेरे साथ, कौन बात करेगा। इसीलिए हमारी पहली जो बात, यदि आपसे कोई पूछे कि चेंगड़ा लोग लोकसभा में क्या करेगा, बोला यही लोग तो करेगा, बुढ़वा लोग ऐसे में सूख जाता है। फिटनेस नाम की चीज है कि नहीं? सुनिए, तो डिफेंस लाइन में जितना फिटनेस चाहिए उससे कई ज्यादा गुना फिटनेस चाहिए जो पॉलिसी मेकर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि शरीर का जहां इस्तेमाल होता है इंसान कितना थकता है, लेकिन जहां दिमाग का इस्तेमाल होता है वहां कितनी थकावट आती है, ये तो पढ़ने वाले छात्र, रात को दिया जलाकर पढ़ने वाले छात्र बताएंगे कि दिमाग खपाने में क्या मेहनत होती है। तो इसलिए वहां को 80 साल 90 साल, देखिए हम बूढ़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन भाई एक आयु होती है, रिटायरमेंट की एक आयु होती है। जबरदस्ती संसद बना के भेजिएगा वो घंटा पॉलिसी बनाएंगे। एक बात बताइए, अभी मोटा मोटी 2-4 को सांसद को उदाहरण लीजिए, पीएम सिंह कितना उम्र 77 साल, बुढ़ाई के लोग आईएएस से 45 साल का। मेरे साथियों ध्यान से सुनिए, माननीय पीएम सिंह की आयु है लगभग 77 साल 80 साल, एक डीसी की आयु है 45। उसको फोका बनाएगा कि नहीं? बनाएगा कि नहीं? 45 साल का डीसी, 50 साल का सीएस, 50 साल का डीजीपी, 70-80 साल का एमपी एमएलए को फोका बनाएगा कि नहीं? इसीलिए यदि 50 साल का डीजीपी है तो 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए, 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए। यदि 45 साल का डीसी है तो बिल्कुल 25 साल का चाहिए, क्योंकि 25 साल का जो चेंगड़ा होगा उसको डर नहीं होगा। सामने वाला डीसी रहे चाहे भीसी रहे, सामने वाला डीसी रहे चाहे भीसी रहे, घंटा डर नहीं है हमको, एक पैसा डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि मरना एक दिन तुमको भी है। यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया है। तुम अमृत भी किताबी बात है, और होगा कोई काल में हम विवाद नहीं करेंगे, हम बात भी नहीं करेंगे। तुम यहाँ जीने के लिए नहीं आया है। जो मेरे शरीर में ब्लड है तुम्हारे शरीर में वही ब्लड है। इसीलिए हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला कितना ऊंचा पदाधिकारी है। तुम्हारी भी जो पत्नी, तुम्हारी पत्नी और हमारी भाभी की भी, हम लोग भाभी लोग का खाना खाए, पत्नी है नहीं, तो तुम माननीय डीसी साहब, आपकी पत्नी जो खाना बनाती है और हमारी भौजी जो खाना बनाती है वो चावल ही होता है, आपका वाला सोना का चावल नहीं होता। इसलिए मैं सीधा संदेश देना चाहूंगा, हम लोग इसलिए संसद में जाना चाहते हैं ताकि उनका मुकाबला कर सकें और उनसे हिम्मत लगाकर बात कर सकें। जो हिम्मत आज हम लोग यहाँ कर पाए हैं, वचन दीजिए, अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो हम लोग भी वचन देते हैं, लोकसभा में पटक के जोर जोर से टेबल में दो मुक्का लगा के वही बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उनसे तो यही कहेंगे कि अरे भाई जो योग्यता आपकी है वही योग्यता हमारी है। बस आपका सांसद 300 था इसलिए आप पीएम बन गए, हम लोग 5 को लेके आए हैं। पीएम बनने से पहले वो सांसद ही होता है ना, तो भी सांसद है, हम भी सांसद बन के जाएंगे, हम भी मने हमारे लोग। और उनसे एक एक बिंदु में सवाल होगा, देश के प्रधानमंत्री से सवाल होगा कि हमारे राज्य में आपको 40% खनिज दिया, बदले में आपने कैबिनेट का एक भी मीटिंग किया झारखंड के लिए, यस या नो, इतने में बोलिए, क्योंकि फेंका फेंकी वाला भाषण नहीं सुनेंगे। देश का प्रधानमंत्री लोग खूब फेंकता है और हमारे प्रधानमंत्री का तो कहिए माँ कहने का सर्टिफिकेट है, आप क्या कहेंगे? विदेश में तो हैवी फेंकते हैं। हाल फिलहाल गए थे जलवायु परिवर्तन में, हाल फिलहाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि हजारीबाग बीजेपी वालों का गढ़ है, इसलिए यशस्वी लगा के बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल 30 सेकंड में आपकी आधी भक्ति उतार देंगे, 30 सेकंड के भाषण में। उसके बाद अगर ज्यादा है तो कर
लॉजिक सुनिए, हेमंत पाएंगे वो राज्य के विषय में, देश की बात कर रहे हैं। लॉजिक सुनिए, कुछ वर्ष पहले हमारे यशस्वी देश दुनिया में नामी गिनामी माननीय श्री 108 श्री प्रधानमंत्री चौकीदार प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी विदेश गए थे जलवायु सम्मेलन में। ध्यान से सुनिएगा, जलवायु सम्मेलन में यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश गए थे, विषय था क्लाइमेट को लेकर। और हाल फिलहाल तो देखिए, छठा क्लास का बच्चा क्लाइमेट में सवाल किया तो क्या बोला कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हमारी उम्र 40 से 45 हो गई, हम चेंज अपने प्रधान। उन्होंने कहा, बकायदा उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला आधारित, जो कोयला पे आधारित उद्योग है वो कंट्रोल करेंगे। क्योंकि कोयला आधारित उद्योग से क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। केमिस्ट्री वालों, केमिस्ट्री वालों, CO2 कोयला से बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कोयला से, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ना कोयला से। तो चूंकि CO2, NO2, SO2 कोयला के जो खनन होता है उससे बाहर आता है। इससे किसको नुकसान होता है, मानव जीवन को, जंगल को, पर्यावरण को। तो देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला के आधार पर उद्योग को कंट्रोल करेंगे। दुनिया में पूरा ताली बजा। ऐसे भी हमारे कैमरामैन मोदी जी देख भी होंगे, कैमरा में बहुत आज तक लगभग 2300 कुर्ता पहने, तो कैमरामैन तो ये दुनिया में क्या बोल गया है कि कोयला से CO2, NO2, SO2 बनता है। केमिस्ट्री वाले बेहतर बताएंगे और लोगों कैसे बन सकता है। जैसे ही भारत आए, आप बड़का वाले हामी भरेंगे, जैसे ही भारत आए 80 को कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ, 39 को अडानी को, 39 को अडानी को। इसीलिए हजारीबाग से बीजेपी का गढ़ है। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में जाके डंका पीटते हैं कि कोयला आधारित जो कंपनी है उसको कंट्रोल करेंगे, और इंडिया कैसे आते हैं, इनका आंख पीछे आता है, जबान पीछे आती है, और 80 को कोयला खदान बेचते हैं, 39 को अपने एडोप्टेड दत्तक सब ठीक है ना, दत्तक बोल लिया बेटा, तो दत्तक ही बोलते हैं ना, हम बच्चा है आपको, हमारे घर दत्तक, अपने दत्तक पुत्र अडानी को 39 को कोयला का खदान आवंटन करते हैं। जिससे बड़का काम है, समझ के देखिए मेरे साथियों। इसीलिए आज MP भी बनाने की आवश्यकता है, जो जाके लोकसभा के भीतर इस बात को रख सके, लोकसभा के भीतर अपनी बातों का लोहा मनवा सके। और हम पूरा विश्वास कीजिए, प्रधानमंत्री को छोड़िए, यदि वो अपने मित्र, चूंकि ट्रंप के टाइम ट्रंप मित्र है, बाइडेन के टाइम बोलते हैं बाइडेन है, चलिए बाइडेन की बेटी साइडेन की मित्र है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, व्हाइट हाउस में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है, उनको बुला के लिए ये भारत की संसद बैठाइए, हमारे सवालों के उत्तर वे भी नहीं दे पाएंगे, हमारे लॉजिकल सवालों के उत्तर वो भी नहीं दे पाएंगे। और कहां से देंगे, वो जब इंडिया आए तो मोदी जी दीवार खड़ा कर दिए थे, कहां से देंगे, उनको इंडिया देखने ही नहीं दिया, तो सवाल सुनने देंगे। इसलिए देखिए, मैं स्पष्ट कहूंगा, तमिलनाडु में बीजेपी और कांग्रेस का संसद नहीं भेजते हैं, वो तमिलनाडु का संसद भेजते हैं। बाकी जिसको मन बुझाएगा समर्थन दिल्ली में देंगे। तेलंगाना में NDA UPA का संसद नहीं भेजते हैं, वो अपने भेजते हैं। ममता दीदी से सीखिएगा, वो UPA NDA का संसद नहीं भेजती है, वो बंगाली संसद भेजती है, और दिल्ली में जो होगा दिखा जाएगा। MP अपना भेजिए, दिल्ली में समर्थन देने वाले समर्थन देगा, विपक्ष में बैठने वाले विपक्ष में बैठेगा, आपसे पूछ के बैठेगा, जनता से पूछ के बैठेगा। आप यही मोहर लगाते हैं कि हमारे हजारीबाग का कैंडिडेट NDA समर्पित है, हमारा गिरिडीह का कैंडिडेट UPA समर्पित है। आप यही मार्कर लगा दिए हैं NDA UPA। वो घंटा झारखंड की बात करेगा, उसके गर्दन में पट्टा डाल के रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसलिए इंडिपेंडेंट हम झारखंडी मोहर
मीडिया के माध्यम से बताएगी, जो भी माध्यम होगा उस माध्यम से बताएगी कि हमारे सांसद को क्या करना है। आपकी जानकारी के लिए दुनिया में दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत कैसा लोकतंत्र है आपको जानकारी है ना? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जनता डायरेक्ट नियम नहीं बनाएगी, क्योंकि यदि इस जनता को बोलेंगे आप दिल्ली जाके नियम बनाइए तो मारामारी होगा कि नहीं। यानी भारत देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता क्या करेगी कि इस भीड़ में उदय दा को अच्छी जानकारी है, संजय दा को अच्छी जानकारी है, मनोज दा को अच्छी जानकारी है, महेंद्र दा को अच्छी जानकारी है, राजेश सर को अच्छी जानकारी है, सुनील दा को अच्छी जानकारी है, तो उनको भेजे कि हम आपको छोड़ के संसद भेज रहे हैं, आप हमारी बात को रखिए। इसी को बोला जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिन देशों में जनसंख्या कम है वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिस देश में जागरूकता है वहां डायरेक्ट लोकतंत्र है। जनता खुद जाती है, बैठती है, नियम बना के वापस आती है, क्योंकि हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हमारे एमपी चुन के जाएंगे तो हमारे भाई लोग इनको आप बोलेंगे, इसी प्रकार हजारीबाग में जुटेंगे, पढ़ने वाले छात्र जुटेंगे, और आप जो आपका एमपी होगा उससे बोलिएगा भैया ये बात दिल्ली में रखना, बात खत्म है। ये बोलिएगा कि भैया ये बात आपको दिल्ली में रखना है, और नहीं तो याद रखिएगा गांधी मैदान भले गांधी के नाम में है लेकिन समाधि संसद आपकी होगी। भीड़ का केस नहीं होता है भाई, भीड़ का केस नहीं होता है। 10,000 लोग मिलकर अगर एक सांसद को दौड़ा दौड़ा के धोती खोल के मारेंगे, नो एफआईआर, कोई केस नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। जब एक सांसद को 5 लाख लोग वोट देते हैं तो 5,000 लोग धोती खोल के मारिए ना, क्या दिक्कत? कोई नहीं, जो बदलेगा उसकी धुलाई होगी। इसलिए आज इस बदलाव संकल्प महासभा के माध्यम से जितने भी लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं स्पष्ट कहूंगा कि हम लोग विधानसभा की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को लीडर बनना नहीं है, हम लोग को अपने बातों को विश्व पटल पे रखना है, पूरी दुनिया के सामने हमें अपनी बातों को रखना है। इसके लिए जो पहले आएगा, लोकसभा आएगा तो पहला ट्राई लोकसभा में ही होगा, और हम चाहेंगे शुरुआत हजारीबाग से ही हो। अरे नाती को जाएगा टिकट क्या? अरे एक बात बताइए, हमने पहले कहा कि यूपी बिहार के लोग ये एमपी क्यों नहीं बनेंगे? आपके लोग बनना नहीं चाहते हैं। यहाँ 5 को विधानसभा आती है, हजारीबाग के लोगों, हजारीबाग लोकसभा के भीतर 5 को विधानसभा आती है। रामगढ़, मांडू, बड़कागांव, हजारीबाग, बरही, केवल हजारीबाग को छोड़ दिया जाए तो 4 में लोकल का पॉपुलेशन है। आप लोग वोट बन के रहिएगा, भीड़ बन के रहिएगा, पिछवाड़ा बन के रहिएगा, सांसद जी का पिछलकू बन के रहिएगा, तो भाई घंटी की तरह बजाएंगे। पिछलकू बन के रहिएगा। 4 विधानसभा आपका है, 4 विधानसभा में किसी बाहर की वोटर नहीं है, किसी राज्य का वोट नहीं है। तो हम लोग अब अगवाड़ा पिछवाड़ा करने नहीं आए हैं, अब लघु पिछलघु बनने नहीं आए हैं, अब हम लोग नेतृत्व करने आए हैं, अब हम लोग बदलाव करने आए हैं, परिवर्तन करने आए हैं। अब कोई फंसावा नहीं रहेगा। 4 एमएलए जब विधानसभाएं आपके अधीन है, इसलिए अब आपको अपनी वोट की शक्ति को पहचानना होगा, नहीं तो हमेशा इन नेताओं के हमारे पिछलघु बनकर रहना होगा। इसलिए पहला शुरुआत लोकसभा से होगा, पहली शुरुआत जो होगी वो एमपी के तौर पे होगी। क्या हजारीबाग का गांधी मैदान, गांधी को सब गांधी का शपथ लेकर तैयार है? तैयार है? उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय यदि लोकसभा में बदलाव हो गया तो पहला बदलाव हजारीबाग से होगा। 1000 बागों के साथ
वही होगा। हम लोग व्यवस्था में बदलने जा रहे हैं, हम लोग थोपने नहीं जा रहे हैं। जो हजारीबाग की माटी से चीर कर आवाज आएगी, उसी आवाज पर हम लोग अमल करेंगे और उसे यहाँ से MP बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा, जो जनता की आवाज होगी। यही नहीं, जो अभी पॉलिसियां बनेंगी, राज्य में बने या केंद्र में बने, अगर छात्र के लिए पॉलिसी बनेगी तो छात्र के बीच में एक डर बनेगी। अब पॉलिसी बनाएंगे, जो लोग कभी हॉस्टल का दर्द समझता नहीं है, जो लोग कभी 15 किलोमीटर साइकिल चलाया नहीं है, जो लोग कभी सुबह 3 बजे भोर उठकर पढ़ा नहीं है, चांदी का चम्मच लेके आया हुआ यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा और गुरुजी के पुत्र हेमंत सोरेन समझेंगे। गुरुजी ने संघर्ष किया है, हेमंत बाबू अगर संघर्ष किए होते तो आज स्टूडेंट सड़क पे नहीं होती और हम लोग युवा पढ़ने वाले लीडरशिप के लिए नहीं आते। तो इसलिए चूंकि आज स्टूडेंट की अगर बात करनी है तो स्टूडेंट से पूछिए, हॉस्टल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को चिट्ठी जारी कीजिए, जैसे आप वीडियो को जारी करते हैं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के लेटर से लेटर जारी होता है तमाम वीडियो को, हम लोग तमाम छात्रावास में स्टूडेंट को भेजेंगे, तमाम छात्र इकाई को भेजेंगे कि हम लोग अमुक तिथि को छात्रों को लेकर कैबिनेट बुला रहे हैं, आपका प्रस्ताव क्या है, आप क्या चर्चा करते हैं, उस चर्चा को ड्राफ्टिंग कीजिए और आइए जितने भी प्रतिनिधिमंडल हैं, छात्रों की बात होगी तो गांधी मैदान और गोल्फ मैदान में होगी और क्रांति सुबह सुबह भोर 4 बजे होगी। जिस समय छात्र जागता है उसी समय सभी विधायक को जगाएंगे, उसी समय सभी सचिव को जगाएंगे, गाड़ी में भर के गोल्फ मैदान गांधी मैदान लेके आएंगे और बोलेंगे अभी नियम बना, एसी में बैठ के नियम बनाओगे, एसी में बैठ के नियम बनाओगे, छात्रों का नियम ऐसे बैठ के बनेगा। तो ये शुरुआत होगी। कोई नियम जो भी MP MLA बनेंगे 2024 में भी बन पाए तो कोई नियम नहीं बनाएगा, वो पूछ के बनाएगा। छात्रों के लिए नियम बनेगा तो छात्रों से पूछ के बनाएंगे। जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, जो हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, जो ग्रुप स्टडी करते हैं, जो गांव में पढ़ते हैं या शहरों में पढ़ते हैं, पढ़ने वाले छात्रों से पूछ के नियम बनेगा। यदि विस्थापन नीति बनानी हो तो यूपी बिहार वालों से पूछ के बनाएंगे, क्या जमीन नहीं है। विस्थापन नीति बनानी हो तो गोपालपुरा बड़का गांव के लोगों से पूछ के बनाई जाएगी। जब विस्थापित के दर्ज लेके हैं धनबाद बोकारो में कोयला खदानों के लोगों से पूछ के बनाएगी, जिन्होंने अपने बाप दादा की 20 एकड़ 25 एकड़ जमीन फैक्ट्री को दिया, उनसे पूछ के बनाएगी।